सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम यहाँ फुटवियर एवं चर्म उद्योग विकास निगम के चेयरमैन श्री पूरन डावर जी के साथ बैठे हैं। आप श्री पूरन डावर जी, सर आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है स्किल डेवलपमेंट पर। तो आप चूंकि लेदर इंडस्ट्री का काफी पुराना आपका एक्सपीरियंस है, उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या स्किल डेवलपमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सी योजनाएं चला रही है, थोड़ा सा आप बताएं इस बारे में। देखिए, जूता उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है और वो स्थान इसलिए रखता है कि उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है और रोजगार की दृष्टि से ऐसा दूसरा कोई उद्योग नहीं है जो इतनी संख्या में रोजगार देता और एक कम पूंजी के अंदर, और रोजगार भी ऐसे सेक्शंस को देता है जो सरकार का दबा कुचला समाज है उसके लिए सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करता है। तो सरकार का फोकस शुरू से इस उद्योग पर रहा है, इस उद्योग के संवर्धन पर रहा है। सरकार का पहले फोकस रहता था, क्योंकि ये एक्सपोर्ट एक्सचेंज अर्निंग का भी एक बड़ा साधन है, इसे विदेशी मुद्रा काफी मात्रा में अर्जित करती है और कम से कम 3 दशक तक ये पहले 10 टॉप 10 में तीसरे चौथे स्थान पर विदेशी मुद्रा अर्जित करने पर में रहा जी जूता उद्योग, और हमने 6.94 बिलियन लगभग $7 बिलियन को टच किया और आज ये घट करके $5 बिलियन पर आ गया है। एक कोविड का रहा कुछ, दूसरा मुख्य जो रहा, एक जूते के साथ साथ यहाँ से चमड़ा भी निर्यात होता था जी। चमड़ा निर्यात चूंकि डेवलप्ड वर्ल्ड में, ये पाश्चात्य देशों में जूता बनना बंद हो गया, इसलिए चमड़े का निर्यात बंद हुआ। जूता बनना बंद हो गया, उसका क्या रीजन रहा होगा? नहीं, जूता देखिए, जूता बनना कभी बंद नहीं हुआ। जूता हमारी यूएसपी लेदर के शूज की है। 2 मुख्य कारण रहे जो कम होने का। एक तो कारण रहा कि जूते में कभी कमी नहीं आई, तो कमी आई तो लेदर का जो एक्सपोर्ट होता था उसमें कमी आई, और वो हमारे लिए अच्छा था, हमारे लिए सुखद स्थिति थी जी, कि हम भी चाहते थे कि चमड़े का, क्योंकि कच्चा माल है वो, उसका एक्सपोर्ट न हो जी, और हमको अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में मदद मिले। तो ये प्रयास, ये हम चाहते थे कि चमड़ा मोटाइट में रहे, लेकिन उसका लाभ हम बहुत अधिक ले नहीं पाए जी। चमड़े का तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो घट गया, लेकिन जूते का जिस तेजी से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया जी। उसका मुख्य कारण ये रहा कि हमारा जो यूएसपी है वो लेदर शूज है, लेदर फुटवियर, और लेदर फुटवियर पहनने वाले वर्ल्ड में जो डिमांड है 85 से 90% नॉन लेदर की है। ओके, जो सिंथेटिक मैन मेड मटेरियल्स का जूता पहनते हैं वो सस्ता भी पड़ता है और वो एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की तरह से बन भी सकता है। लेकिन ये चमड़े का जूता जो है ये ओनर ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो इसमें एक सीमाएं हैं बढ़ने में, और मात्र 10 से 15% विश्व में लोग जो है लेदर शूज पहनते हैं। हमारा शेयर जो है वर्ल्ड मार्केट में $250 बिलियन की इंडस्ट्री है। हमारा मात्र $5 बिलियन है, ये 2% का शेयर है, जबकि पहले हमारा शेयर 3.4% तक टच कर चुका है। उसका कारण ये रहा कि लोगों, मेंस शूज में आप देखोगे तो 75% लोग आज स्पोर्ट्स शूज, स्नीकर्स पहनते हैं, कपड़े के जूते पहनते हैं जी, वॉकिंग शूज पहनते हैं, कंफर्ट की क्राइटेरिया के साथ चले गए हैं, और फॉर्मल ड्रेस के जो लेदर शू बना करते थे उन पर रुझान कम हुआ है। इसलिए ये एक्सपोर्ट अभी स्थिर उस पर बना हुआ है, लेकिन अभी प्रयास सरकार ने अभी एक नया भी बनाया। अभी तक हमारी काउंसिल पर लेदर एक्सपोर्ट हुआ करती थी, जिसको चर्म निर्यात परिषद कहा करते थे। अभी सरकार ने जूता एवं चर्म विकास परिषद का भी गठन किया एक्ट के माध्यम से, ताकि पूरे एंटायर सेक्टर पर
कि चाहे वो डोमेस्टिक हो और या एक्सपोर्ट हो, उसको किस तरह से उसका संवर्धन हो सके। सर, ये विकास परिषद जो बनाई है, इसी का आपको चेयरमैन बनाया जी गया। जी जी। तो आपकी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाती हैं अब। निश्चित रूप से प्रयास पहले भी करते थे जी। उद्योग में रहते हुए, अब एक आधिकारिक तौर पर मौका मिला है तो उसमें प्रयास रहेंगे कि सरकार की को जो वास्तव में उद्योग की आवश्यकता है वो पहुंचाने में आसानी होगी। अभी इस उद्योग में संभावनाएं, असीमित संभावनाएं हैं। अच्छा। अभी भारत में हम देखते हैं कि आदमी एक समय था कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति एक जूता भी नहीं ले पाता था। जी। बहुत सारे लोगों को नंगे पैरी घूमना होता था। आज भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था में ये बड़ा परिवर्तन आया है कि अब 1.7 एक एवरेज जो है, एक आदमी पौने 2 पे है, यानी 150 करोड़ की हमारी आबादी है तो लगभग 225 करोड़ जूता की खपत है भारत में। करीब 250 करोड़ की जूते की खपत भारत में। ये सारे जूते मिला करके, इसमें स्पोर्ट्स भी है, इसमें चप्पल्स भी है, स्लीपर्स भी हैं, वॉकिंग शूज भी है, बरसाती शूज भी है, कुल मिलाकर के इतनी खपत है। एक सवाल सर, एक सवाल और करना चाहूंगा बीच में मैं, कि लेदर शूज जो है उसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, इसमें कितना डिफरेंस है? डोमेस्टिक में कंजप्शन कितना और एक्सपोर्ट में कितना हम लोगों पे सप्लाई? देखिए, जहां तक डोमेस्टिक की बात है, बड़ा देश है, मैंने बताया लगभग 225 से 250 करोड़ जूता कुल मिलाकर के चप्पल से लेकर के जूते तक बनता है। जी। तो ये डोमेस्टिक का बिजनेस, इसमें करीब हम लोग $20 बिलियन के आसपास आते हैं। हालांकि ग्रे मार्केट में भी रहता है, फिगर्स पूरे आ नहीं पाते, लेकिन जो सर्वेज है, सर्वेज के मुताबिक $20 बिलियन का लोकल हमारा कंजम्पशन है और $5 बिलियन का हम निर्यात करते हैं। कुल मिलाकर के $26 बिलियन की अभी इंडस्ट्री आंकी गई है। इसका मतलब हम ये मान के चलें कि डोमेस्टिक में ज्यादा कंजप्शन है और एक्सपोर्ट में कम। नेचुरली डोमेस्टिक बड़ा बाजार है जी। हर व्यक्ति, हर देश पहले अपने कंजम्पशन को पूरा करता है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सेकंड लार्जेस्ट आबादी में भी कंट्री भी है, कंज्यूमर भी है। तो जब कंज्यूमर कोई भी देश कभी सीधे निर्यात से खड़ा नहीं होता, पहले प्रोडक्ट अपने लोगों के लिए बनाता है, फिर निर्यात में आगे जाता है। जी। लेकिन अभी जो मैं बता रहा था कि 1.7 पेयर पर पर्सन की कंजम्पशन अभी है इंडिया में। जी। अभी जिस तरह की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और जो हम देख रहे हैं कि अभी जो मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहा है, उसमें ये उम्मीद की जाती है कि प्रति व्यक्ति ये अगले 3 साल के अंदर 3 पेयर पर पर्सन होने वाला है। ओके। 3 पेयर पर पर्सन से मतलब घरेलू डिमांड ही दोगुनी लगभग हो जाएगी। आज 1.7 से 3 दोगुनी हो जाएगी। और वर्ल्ड मार्केट में भी हम लोगों ने अपनी बास्केट को एनरिच करना शुरू कर दिया है। अच्छा। पहले हम जो सिर्फ लेदर के जूते बनाते थे, उन लेदर के जूतों के अलावा परफॉर्मेंस फुटवियर हैं, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हैं, डिफेंस के लिए हैं, या फिर स्पोर्ट्स है, स्नीकर्स हैं, डॉक्टर्स के लिए हैं, या फिर नर्सेस के लिए हैं, या किचन के लिए अलग अलग शूज बनाना जो है शुरू किया है। और वर्ल्ड मार्केट में भी अभी ये जो मेक इन इंडिया की मुहिम शुरू की जी, अब नारा बिल्कुल बदला है। अब मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, रीस्किल इंडिया, अपस्किल इंडिया, लगातार ये भारत का प्रचार हो रहा है। भारत ने अपनी अच्छी दाग बढ़ाई हुई है। और दूसरा, जो अभी तक चाइना का वर्ल्ड मार्केट में 53.1% शेयर है और उसी रीजन में अगर देखें तो कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब मिलाकर के ये लगभग 90% के आसपास कैटर करती है। ओके। सो एक कुल मिलाकर के इस समय जो प्रयास हो रहे हैं जी, कि अभी जितनी संभावनाएं नजर आ रही है और जिस तरह से एक सबसे बड़ा और एक बड़ा सरकार प्रयास कर रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है। ओके। पहले हम बड़ी कंपनीज को यहाँ आने नहीं देते थे, उन पर हैवी ड्यूटी लगाते थे ताकि यहाँ अपना माल ना बेच सके। लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं
वो कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ओके, जूता नहीं बना सकते, वो कपड़ा नहीं बना सकते। जूता उनको हम $15 में रेडी करके वहां पहुंचा के दे देती है, $15 से $20 में पहुंचा के दे, और उनकी $20 पर घंटा की लेबर है। सो सरकार इस समय आश्वस्त है कि हमको अपने मासेस को काम देने के लिए, लोगों को काम देने के लिए कंज्यूमर गुड्स का निर्यात करना है, और वहां से कैपिटल गुड्स अगर ड्यूटी फ्री आती भी है जी, तो हमारी उसके लिए विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जी, और विकसित करने में वो मदद करने वाली है। क्योंकि सरकार डिफेंस प्रोडक्ट मंगाती है, या सरकार क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, तो ड्यूटी सरकार के खाते से ही जाता है अल्टीमेटली। अगर उस पर ड्यूटी न हो तो भी कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किए जा रहे हैं उससे भी एक बड़ी मदद मिलने वाली है दोनों ओके, दोनों स्तर पर। हमारे प्रोडक्शन को भी लाभ होने वाला है, और हमारा कंज्यूमर गुड्स का जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं जिसमें लेबर का महत्व है, जिसमें श्रम। अभी मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाह रहा हूँ। आगरा चूंकि इंडिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सर जूते का, और एक कुटीर उद्योग की तरह से आगरा में शुरुआत हुई है ट्रेड की। जूता घर घर में बनना शुरू हुआ, घर घर में बनते बनते आज इंडस्ट्री लेवल में पहुंच गया, इंटरनेशनल लेवल में पहुंच गया है। तो वो आगरा में जैसे पहले टेनरीज बहुत थी, वो बंद हो गई, उसका क्या रीजन रहा? जो प्रोडक्ट लेदर प्रोड्यूस होता था या आगरा का जो जूते का इतिहास है जी, मुगल काल से इतिहास जी, चमड़े का जो उत्पादन यहाँ शुरू हुआ, ये कहा जाता है कि आगरा में हीन चमड़े के मिल करके आती थी, चमड़े के बैग्स में आती थी, उन चमड़ों का उपयोग शुरू हुआ। उसके बाद में चमड़े का शोधन भी यहाँ शुरू हुआ, जो खटीक पड़ा जो रघुनाथ टॉकीज के सामने अच्छा रहता है, उसको बताते हैं। उस खटीक पाड़े में चमड़े का शोधन शुरू किया गया। धीरे धीरे डेवलप टेंडीज भी बनी, वासन टेंडी, आगरा टेंडी, वेलकम टेंडीज, ये टेंडीज भी आगरा में रही जी, और शोधन एक समय तक होता रहा। टीटीजेड के कारण कुछ प्रश्न उठे, ताजमहल इसके पर पर्यावरण की दृष्टि से ये कुछ सवाल उठे 1996 से, तो कहीं ना कहीं टेनरीज उद्योग को यहाँ से हमको शिफ्ट करना पड़ा, और ये चेन्नई, कानपुर और कलकत्ता और थोड़ा बहुत जालंधर में भी टेनरीज है। बहुत कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती, लेबर वहां से भी इम्पोर्ट किया जा सकता है, और आने वाले समय में आगरा में फिर ये टेनरीज विकसित होंगी। उसका कारण ये है कि आज जो टेक्नोलॉजी है, हमने मतलब टोटली पोल्यूशन रहित टेक्नोलॉजी तैयार कर दी है। एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, पोल्यूशन की वजह से इनकी शिफ्टिंग हुई थी, और अब हुई थी। देखिए एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं जी, और उसमें ZLD जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की व्यवस्था अब हो चुकी है। कहीं से भी मॉनिटर किया जा सकता है, और जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है उसको आरओ में रिसाइकिल करके आरओ में कन्वर्ट किया जाता है। और जो डिस्चार्ज जो बाहर डिस्चार्ज होता है वो केमिकल फ्री होता है। ये सेंटर मॉनिटरिंग व्यवस्था भी है, और सेंटर कहीं से भी मॉनिटर कर सकता है। मुझे लगता है कि टीटीजेड की जो भ्रांतियां सुप्रीम कोर्ट में लगातार फैलाई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं उनको दुरुस्त करना होगा। सरकार भी उसके प्रति जागृत है, और बार बार नीरी को भी से भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि इनको पूरी तरह से पुनर्लोकन किया जा रहा है कि कौन कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं। 6 दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया था आगरा में प्रदूषण रहित उद्योग लगाए जा सकते हैं, और प्रदूषण रहित उद्योगों की परिभाषा दी। उस परिभाषा में स्पष्ट किया गया था जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की जो कंप्लाइंस है, अगर वो कंप्लाइंस कर रही है तो प्रदूषण रहित है। अगर मैं आगरा में टेंडी भी लगाना चाहता हूं, लेकिन मेरा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD को एडॉप्ट करता हूं, उस टेक्नोलॉजी को अपनाता हूं, लगा नहीं देनी चाहिए जिसमें पोल्यूशन
हम नहीं करते थे। तो इस पर भी विचार चल रहा है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।